नो कॉस्ट ईएमआई को लेके आरबीआई को नोटिस जारी करना पड़ा कि एक तरह का धोखा है जो मोस्टली कंपनियां करती हैं और बैंक चाहते हैं कि आप मिस करो ईएमआई ताकि इनके बाकी के ऑप्शन भी खुल जाएं। जितना पुश बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड के लिए करता है उतना किसी भी चीज के लिए नहीं करता। आज की डेट में जहां हवा लोग गुब्बारे में बांध के बेच दे रहे हैं वहां पे बैंक सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहा है? आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा के आपकी आदत खराब की जाती है ताकि वो सामान भी आप खरीद पाओ जो आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ये ईएमआई के ऑप्शन की वजह से जिसकी सैलरी 30 से 35 हजार है वो भी आईफोन खरीद रहा है और ये आपको एक डेट ट्रैप की तरफ फंसाता है। जानबूझ के इसका नाम नो कॉस्ट ईएमआई रखा गया है। आप ट्राई करके देख लेना, ये कभी भी इसको नो इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं बोलते हैं। देखिए, बैंक का यूज हम करते हैं पैसा निकालने या फिर जमा करने के लिए या फिर लोन लेने के लिए। अब पैसा निकालने और जमा करने के लिए बार बार बैंक ना आना पड़े, इसके लिए बैंक ने डेबिट कार्ड दे रखा है। ऐसे ही अगर कोई सामान खरीदना है या फिर शॉर्ट टर्म कैश लोन लेना है तो इसके लिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया है। और ये सबको नहीं दिया है, ये उन कस्टमर्स को दिया है जिनके ऊपर बैंक को भरोसा है कि हर महीने काम करके ये लोग कमाई कर लेते हैं। अब देखिए, जो बैंक है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के कमाई नहीं करता है। बैंक के अंदर लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को बैंक लोन पे देता है और इंटरेस्ट कमाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये एक मेजर तरीका होता है बैंक का पैसे कमाने का। इसलिए जितना ज्यादा लोग लोन लेंगे उतना बैंक का फायदा होगा। अब बैंक से लोन लेना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बैंक के चक्कर लगाने होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, कैंसिल चेक दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए इंसान के सामने जब बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी वो लोन लेता है। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट किया जो कि एक तरह का जो लोन है उसका शॉर्टर वर्जन है और उसका एक्सेस बहुत ही इजी है। इसमें बैंक ने अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को एक तरह का इजी एक्सेसिबल डिजिटल कार्ड दे दिया ताकि लोगों की थोड़ी आदत खराब हो। क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लोन ले रहा है, ये बस ऐसा लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, तो इसको रख लेते हैं। और जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड रखता है तो बैंक इंट्रोड्यूस करता है ऑफर्स, और ऑफर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और मन करे तो साल 2 साल में ईएमआई कर करके देते रहो, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री मूवी टिकट्स, नो कॉस्ट ईएमआई। लेकिन आपने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा कि बैंक ये सारी चीजें फ्री में दे क्यों रहा है? अब लाख रुपए का आईफोन है, वो साल भर के लिए आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे दे रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उसमें उसका फायदा क्या है? वो भी एक अनजान आदमी को दे रहा है। आज की डेट में जहां हवा लोग गुब्बारे में बांध के बेच दे रहे हैं वहां पे बैंक सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहा है? देखिए, बैंक इतने स्टाफ की सैलरी और मार्केटिंग पे पैसा लगा के चैरिटी करने नहीं बैठा है। वो जब तक कमाएगा नहीं तब तक कोई चीज आपको नहीं देगा। इन सब चीजों का पैसा आपकी जेब से लिया जाता है और वो कैसे लिया जाता है आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसे बैंक ने नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी साइकिल 1 अप्रैल से 1 मई तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से 1 मई तक आप जितनी भी शॉपिंग करोगे उसका बिल नेक्स्ट डे यानी कि 2 मई को जनरेट होगा, और जो उसकी पेमेंट होगी आप 20 दिन के बाद कर सकते हो। इसका मतलब कि 2 अप्रैल को अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो 50 दिन तक का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। और बैंक आपको इतना टाइम इसलिए देता है क्योंकि ये जो 1 मंथ का टाइम है 1 मई से 1 अप्रैल तक का, इसमें आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें और आपके हर ट्रांजैक्शन से बैंक को फायदा हो। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है बैंक का आपसे कमाने का। देखिए, पूरा गेम समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वो है नेटवर्क कंपनी। नेटवर्क कंपनी यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी नेटवर्क कंपनी होती हैं। और इंडिया की नेटवर्क कंपनी का नाम है रुपे। देखिए, आज से काफी टाइम पहले जब एटीएम नया नया आया था तो जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता था आप उस बैंक के एटीएम पे जाके पैसा निकाल सकते थे। अगर आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम पे जाके ही पैसा निकाल सकते हैं। जबकि एटीएम मशीन और डेबिट कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है वो हर बैंक की सेम थी। अगर बैंक चाहते तो एक दूसरे के एटीएम को यूज करने दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भी यूज नहीं करने देते थे। और वो इसलिए नहीं करने देते थे क्योंकि उसके लिए कस्टमर की डिटेल्स बैंक को आपस में शेयर करनी पड़ती, और अगर ऐसा होता तो उनके कस्टमर की डिटेल्स उनके कॉम्पिटिटर के पास चली जाती। अब आईसीआईसी बैंक के जो प्रीमियम कस्टमर हैं उनकी डिटेल्स अगर एचडीएफसी के पास चली जाए तो एक तरह का डर है कि कहीं एचडीएफसी उनके प्रीमियम कस्टमर्स को रीच करके कोई अच्छा ऑफर ना दे दे और उनको अपना कस्टमर ना बना ले। पता चले एक एटीएम मशीन को यूज करवाने के चक्कर में दोनों बैंक एक दूसरे के कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं। और आप देखोगे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर को अपने कस्टमर का डेटा नहीं शेयर करेगा। तो जो उनका डर था वो काफी जेन्युइन था। अब यहां पे नेटवर्क कंपनी पिक्चर में आती है, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे। इन्होंने कहा कि ऐसे तो हर बैंक का नुकसान है, पूरे इंडिया में मशीन बहुत लगानी पड़ेंगी, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम ये करो कि कस्टमर की डिटेल्स आप आपस में मत शेयर करो, ये डिटेल्स आप हमें दे दो। जब कोई एटीएम लेके आएगा हम उसकी डिटेल्स खुद वेरीफाई करेंगे, और जैसे डिटेल्स वेरीफाई होंगी आप एक दूसरे को अपने एटीएम में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो परफॉर्म करने देना। और रही बात कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, हम अपने पास एकदम सिक्योर रखेंगे।
और इस चीज को हर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया और तब से कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और दुकानदार के पास किसी भी बैंक की मशीन हो, सब में चल जाती है। ये सब होता है वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब की वजह से। जितने भी लोग कार्ड यूज करके पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, सबका डेटा इन नेटवर्क कंपनीज के पास होता है। ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है, ये सारी अमेरिकन कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया हुआ है कि कंपनीज को इंडिया का सारा डेटा इंडिया के अंदर ही रखना होगा। इसलिए इनके जो डेटा सेंटर होते हैं वो इंडिया के ही अंदर होते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड का यूज करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और दुनिया का कोई भी बैंक हो, वो बस नेटवर्क कंपनी से आपका डेटा वेरीफाई करेगा और ट्रांजैक्शन करने देगा। अब देखिए, जो नेटवर्क कंपनी है इतना कुछ कर रही है, अपना डेटा सेंटर मेंटेन कर रही है, तो ये सब फ्री में तो करेंगे नहीं। हर ट्रांजैक्शन पे एक नेटवर्क कंपनी और बैंक कैसे पैसे कमाता है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कोई सामान खरीदते हो तो हर ट्रांजैक्शन में 4 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं: नेटवर्क कंपनी, इशूअर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनी आपको बता ही दिया है। दूसरा होता है इशूअर बैंक। इशूअर बैंक वो बैंक होता है जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इस केस में इशूअर बैंक जो है वो होगा एचडीएफसी बैंक। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। दुकानदार जिस बैंक की मशीन यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा काटता है, उस बैंक को कहते हैं एक्वायरिंग बैंक। अगर दुकानदार के पास आईसीआईसी बैंक की मशीन है, तो उस केस में एक्वायरिंग बैंक जो होगा वो आईसीआईसी बैंक होगा। और चौथा आदमी होता है दुकानदार। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है, उसकी पेमेंट के लिए आपने एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड निकाला और दुकानदार ने आईसीआईसी बैंक की मशीन में आपका कार्ड लगा के पैसे काट लिए। तो इस केस में एचडीएफसी हो गया इशूअर बैंक और आईसीआईसी हो गया एक्वायरिंग बैंक। तो जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड मशीन में लगाओगे, नेटवर्क कंपनी यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वो इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खुद वेरीफाई करके इशूअर और एक्वायरिंग बैंक को अप्रूवल दे देगी। और जैसे ही नेटवर्क कंपनी से अप्रूवल आएगा, इशूअर बैंक जो है वो एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपीज देगा और 2 रुपए अपने पास रखेगा। और जो एक्वायरिंग बैंक है उस 98 रुपीज में से 1 रुपए अपने पास रखेगा और 97 रुपीज दुकानदार को दे देगा। अब ये जो एक्वायरिंग बैंक है, उस बचे हुए 1 रुपए में से 50 पैसा नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रख लेगा। एक 100 रुपए की ट्रांजैक्शन से 2 रुपए जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास था उसने कमाया, 50 पैसे नेटवर्क कंपनी ने कमाए और बाकी 50 पैसे जिस बैंक की मशीन थी उसने कमाया। देखिए, ये जो चीज है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई थी। बाकी जो परसेंटेज होता है ये चेंज होता रहता है। आप देखोगे यही रीजन है कि दुकानदार मना करता है या फिर पैसे ज्यादा मांगता है जब आप उसको क्रेडिट कार्ड दिखाते हो। और ये जो मेट्रो सिटी के दुकानदार होते हैं या फिर मॉल के अंदर जो दुकानदार होते हैं, ये एक कदम और आगे होते हैं। ये पहले से ही अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। यही रीजन है कि वीजा, मास्टर कार्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वीजा कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $450 बिलियन से भी ज्यादा की है और मास्टर कार्ड की वैल्यूएशन करीब $340 बिलियन की है। ये कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी ग्रोथ भी लास्ट 5 से 10 साल में काफी अच्छी रही है। अब सोचने की बात यह है कि जो वीडियो है ये आप यूट्यूब पे ही तो देख रहे हो। क्रेडिट कार्ड से आप नेटफ्लिक्स या फिर स्पॉटिफाई का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हो या अमेजॉन से शॉपिंग करते हो अपने एप्पल के आईफोन से। तो ये जो सारी कंपनीज हैं ये यूएस बेस्ड ही तो हैं। देखिए, जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो इस पूरे केस में जो इशूअर बैंक होता है, जिस बैंक का कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज करता है, वो सबसे ज्यादा मुनाफा रखता है अपने पास। ये तो एक तरीका हो गया। इसके साथ साथ इशूअर बैंक जो है वो और भी कई तरीके से पैसे कमाता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, ईएमआई इंटरेस्ट चार्जेस, कैश विड्रॉल फी, ओवर लिमिट फी, एनुअल फी, इसके अलावा भी कई कंपनी से टाई अप करके, पॉइंट रिडीम करके, ऐसे कई तरीके हैं जिससे इशूअर बैंक काफी पैसे कमाता है। यही रीजन है कि हर बैंक चाहता है कि वो हर केस में इशूअर बैंक बने। इसलिए आपको बैंक कैसे भी करके अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड देना चाहता है। और इशूअर बैंक बनने के लिए बैंक मॉल से लेके आपके फोन, एसएमएस तक हर जगह अपने स्टाफ को आपके पीछे लगा देता है कि कैसे भी करके आप उसका क्रेडिट कार्ड ले लो। जितना पुश बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड के लिए करता है, उतना किसी भी चीज के लिए नहीं करता। एक बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से कितना फायदा होता है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 12.7% लोग क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर देते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, उसके बाद भी बैंक फायदे में रहता है। इसके बाद भी ये लोग यही नहीं रुकते हैं, कई तरीके की ट्रिक्स खेलते हैं आपके साथ। ये जो नो कॉस्ट ईएमआई आपको बोलते हैं, इसमें भी आपका नुकसान होता है। नो कॉस्ट ईएमआई को लेके आरबीआई को नोटिस जारी करना पड़ा कि एक तरह का धोखा है जो मोस्टली कंपनियां करती हैं। इसमें चीजें छुपाई जाती हैं कस्टमर से। जानबूझ के इसका नाम नो कॉस्ट ईएमआई रखा गया है। आप ट्राई करके देख लेना। ये कभी भी इसको नो इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो लीगली वो गलत साबित हो जाएंगे कोर्ट में। अब ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, ये काम कैसे करती है, इसको एक मोबाइल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कस्टमर को मोबाइल खरीदना है तो कस्टमर के पास 3 ऑप्शन होते हैं।
पहला तो हर जगह पे जाके रेट चेक करे और जहां से सस्ता मिले वहां से जाके ले ले, वो चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। लेकिन बैंक ऐसा नहीं चाहता है। बैंक चाहता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो और ईएमआई पे लो। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। अब पहले जहां मोबाइल कंपनी 1000 मोबाइल बेच के 10,000 कमा रही थी, अब हो सकता है वो 3000 मोबाइल बेच के 30,000 कमाने लगे, क्योंकि ईएमआई के ऑप्शन से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और लोग ज्यादा खरीदते हैं। और जब मोबाइल कंपनी ज्यादा कमाएंगी तो बैंक के साथ वो प्रॉफिट भी ज्यादा शेयर करेंगी। दूसरी चीज, जैसे ही आप ईएमआई से कुछ लेते हैं तो ये एक लोन की तरह एक्ट करता है और आपको एक लोन प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। वो आपको बताया नहीं जाता, वो बाद में जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है। ये आपके मोबाइल की कीमत को बढ़ा देता है। और तीसरी चीज, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो पैसा टोटल प्राइस में ही ऑलरेडी ऐड कर दिया जाता है। और जैसे ही आप ईएमआई का ऑप्शन ऑप्ट करते हो, जितने भी आपके ऑफर होते हैं वो सब कैंसिल कर दिए जाते हैं और इस तरीके से भी मोबाइल का प्राइस एक तरह से बढ़ जाता है। और एक चीज नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन में और होती है, पहले ये इंटरेस्ट अमाउंट आपसे लेते हैं और जब आपकी ईएमआई पूरी होती है तो कैशबैक या बोनस बोल के आपको वापस करते हैं। अगर किसी को आपसे इंटरेस्ट नहीं लेना ईएमआई पे तो पहले लेकर आपको वापस क्यों करेगा? वो डे वन से नहीं लेगा। वो इसलिए क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर जीएसटी लगता है और ये जो जीएसटी का अमाउंट होता है ये भी कस्टमर को देना होता है। वो भी आप अपना स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चीज भी आपको बताई नहीं जाती है और इससे भी मोबाइल का प्राइस बढ़ जाता है। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर देती हैं और कहती हैं शुरू के 6 मंथ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद की जो बची हुई 6 ईएमआई है उन पे इंटरेस्ट लगेगा। उस केस में ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपना अमाउंट कवर करते हैं। अगर 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो शुरू के 6 महीने इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बाद के जो 6 महीने बचे हैं उसमें 24% का इंटरेस्ट लेते हैं। और ईएमआई के ऑप्शन में आप मोल भाव भी नहीं कर पाते हो तो 1-2 हजार का नुकसान वो भी होता है। ऐसे कर करके जो इंटरेस्ट आप बचाते हो उसकी जगह आपको डबल अमाउंट पे करना होता है। और ये उस केस की बात है जहां पे ये कह रहे हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई, और जहां पे इन्होंने ये बोला कि इंटरेस्ट लेंगे वहां पे और ज्यादा महंगा हो जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई ये पुराने या आउटडेटेड प्रोडक्ट पे रखते हैं जो नहीं बिकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का सिंपल सा फंडा है, सेल मोर, सेल फास्ट और सेल आउटडेटेड। तो देखिए, अब आप कहोगे कि क्रेडिट कार्ड किसी को यूज भी करना चाहिए कि नहीं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से एक इंसान को यह लगता है कि उसके पास पैसे हैं, जबकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक तरह से आप उधार लेके सामान खरीद रहे हो। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है, किसी के आगे पैसे तो नहीं मांगने पड़ रहे, कोई लोन तो नहीं लेना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा भी लग रहा है तो क्या हुआ, इज्जत तो बची हुई है। देखिए, बैंक से लोन या किसी से उधार जब आप लेते हो तो वो बहुत ही जरूरी काम के लिए लेते हो। आप अपना अगर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो जो भी आपने सामान लिए हैं आप उसको नोटिस करिएगा, क्या वो बहुत ही एक्स्ट्रा इमरजेंसी वाले काम के लिए आपने वो इसको यूज किया। आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा के आपकी आदत खराब की जाती है ताकि वो सामान भी आप खरीद पाओ जो आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप बताइए, अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं हो तो इतने ही लोग आईफोन खरीदेंगे एक साथ इतना सारा पैसा देके। लेकिन ये ईएमआई के ऑप्शन की वजह से जिसकी सैलरी 30 से 35 हजार है वो भी आईफोन खरीद रहा है और ये आपको एक डेट ट्रैप की तरफ फंसाता है। पहले तो आप 1.5 लाख का फोन ज्यादा इंटरेस्ट देके 2 लाख में खरीदते हो और उसके बाद जो नौकरी आप अपनी शर्तों पे कर रहे होते हो अब वो मजबूरी में करनी पड़ती है आपको। इसके ऊपर से आपको मिनिमम अमाउंट का जो ऑप्शन दिया जाता है ये एक ऐसा ट्रैप है कि अगर आप मिनिमम पेमेंट करते रहोगे तो आप पूरे साल पैसा भरते रहोगे, उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। और बैंक चाहते हैं कि आप मिस करो ईएमआई ताकि इनके बाकी के ऑप्शन भी खुल जाएं। ये जो लेट पेमेंट पे पेनल्टी लगती है ये 2 से 3% ये मंथली होती है। अगर 2% मान के चलें तो 24% होता है साल का, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट एक दिन लेट हो जाते हो तो ये एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, 45 डेज पे इंटरेस्ट लगाते हैं। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, जो जमींदार होता है वो गरीबों की जमीन गिरवी रखता है और उनको पैसे देता है, पूरी जिंदगी वो काम करवाता है उनसे, उसके बाद भी वो पैसा पूरा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड मॉडर्न टाइम का वो जमींदार है जिसको सही से अगर यूज नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड अगर सही से यूज किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा टूल है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको क्रेडिट कार्ड से वही चीज खरीदनी है जिसका पैसा आपके पास हो, इस उम्मीद में कि आगे पैसे आ जाएंगे, कल अमीर हो जाएंगे। ये सब सोच के जब आप प्रोडक्ट बिना सोचे समझे खरीदेंगे तो आप एक डेट ट्रैप में फंसेंगे। मान लीजिए आपको 1.5 लाख का आईफोन देना है, आप उसको क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। अब जो पैसा आपने आईफोन देने के लिए रखा था उसको आपको 50 दिन के बाद देना है। उस पैसे को आप शॉर्ट टर्म एफडी की तरह भी यूज कर सकते हो जो 1 मंथ के लिए होती है, और जो उससे इंटरेस्ट आएगा उसको आप यूज करके एक तरह से अपना आईफोन सस्ता भी कर सकते हो। देखिए, क्रेडिट कार्ड आप जब भी यूज करें हमेशा फुल पेमेंट करनी है आपको, मिनिमम अमाउंट देने के चक्कर में ना पड़े। और कुछ जगह पे आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं यूज करना है, जैसे कि पेट्रोल पंप, यहां पे 1% सर्विस फी और अराउंड 7.2% जीएसटी लगता है। सर्विस फी तो फिर भी कुछ केसेस में रिफंड हो जाती है, लेकिन जीएसटी आपको देना होगा। दूसरा, आईआरसीटीसी में जब आप बुकिंग करते हो तो उसमें 1 से 2% एक्स्ट्रा लगता है, उस टाइम पे आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। पेटीएम, जीपे, अमेजॉन पे, इन सबके वैलेट में पैसा ऐड करने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है।
2 से 3% फी पे करनी होती है, प्लस जीएसटी अलग से देना होता है। दूसरा, आपको किसी भी कीमत पे क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है, वरना आप एक बहुत ही बुरे डेट ट्रैप में फंसेंगे। बैलेंस ट्रांसफर यानी कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को पे नहीं करना है। इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा लगेगी। इंश्योरेंस या फिर जो LIC के प्रीमियम होते हैं, इसको भरने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज नहीं करना। 1 से 1.5% एक्स्ट्रा लगता है इसमें। क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है उसको कैश या फिर चेक से भी नहीं भरना चाहिए, उसमें भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं 300 से 500 तक। और जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है, पहली चीज आपको यह देखनी कि आपके टाइप का क्रेडिट कार्ड हो। आप साल में 1 या 2 बार फ्लाइट यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपने फ्लाइट और लॉन्च वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आप अमेजॉन से ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो अमेजॉन इंटीग्रेटेड कार्ड खरीदिए, ताकि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो उसमें आपको बेनिफिट मिले। दूसरी चीज ये भी देखनी है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा पेनल्टी ले रहा है। आपको इंटरेस्ट रेट भी कंपेयर करने हैं, और ये जो क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी होती है ये भी आपको कंपेयर करनी है, या तो एकदम कम हो या फिर हो ही ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फ्री कार्ड है, जिसमें पहले साल तो फीस नहीं लगती है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज भी आपको कंफर्म करनी है। और किस बैंक का कार्ड लेना है, ये आप ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके 20-30 प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं कि कौन से बैंक का कार्ड ज्यादा ऑफर दे रहा है। अब जो लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ऑलरेडी फंस गए हैं और हर महीने मिनिमम पेमेंट देके अपना काम चला रहे हैं, देखिए मिनिमम पेमेंट देके आपका क्रेडिट कार्ड कभी खत्म नहीं होगा। आप पैसे देते रहेंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट लगता है बहुत ज्यादा लगता है। वो 36% के करीब लगता है पूरे साल का। इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप अपने किसी यार दोस्त से पैसा उधार लें और इसको पूरा करें, या फिर लोन उठाएं, पर्सनल लोन उठाएं, उससे पूरा करें। क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है वो 14 से 15% पे मिलेगा, जो कि 30% से काफी कम होता है। एटलीस्ट जिस टाइम के लिए आपने पर्सनल लोन लिया उसमें खत्म तो हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पेमेंट अगर आप देंगे तो उससे खत्म नहीं होगा। आपके पास कोई भी लोन हो, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, ये चीज याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है।